हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है वो 23rd को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, ये एग्जाम्पल नंबर आपकी 36 था। आपको पता न्यू और पुरानी एनसीईआरटी में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एंड बी थ्रू अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। तो देखो, अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी मेरे से पढ़ी है ना, तो मतलब कि देखो मैंने वो हमेशा यही समझाने की कोशिश की है कि प्लीज़ हमेशा, और आपकी मैपिंग भी यही कहती है। जो मैंने आपको माइंड मैप दिया था, ये काफ़ी बड़ा माइंड मैप है। देखो इसमें बहुत से कंसेप्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। अब आपको पता है रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट जो है वो आपकी न्यू एनसीईआरटी में से डिलीट भी हो चुका है, बट फिर भी ये माइंड मैप मेरा पुराना बना हुआ है सारा। तो यानी कि हमारे पास काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं कि हमें कौन सा यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ करना है। तो कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ए और बी एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, मतलब जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। डाइस का आपको पता है, ठीक है। वो बारी बारी से फेंक रहे हैं ऑल्टरनेटिव टिल वन ऑफ देम। अगर किसी को भी 6 आ जाता है तो वो गेम को जीत जाता है। मान लो अगर 6 आ गया तो वो गेम को जीत जाता है। इसको हम एस लिख देते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी और नंबर जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम ओ लिख देते हैं कि अदर नंबर आ जाता है, तो वो गेम को हार जाता है, ठीक है। तो अब देखो, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग मतलब अगर ए जीतने की प्रोबेबिलिटी पता करके दो, बी जीतने की प्रोबेबिलिटी पता करो। यहाँ पर कंडीशन ये है कि हर बार ए गेम स्टार्ट करेगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपका ना जो इमेजिनेशन है वो अच्छे से काम करनी चाहिए। वो तभी काम करेगी जब आपको प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि अगर 6 आता है तो ए जीत जाएगा, अगर 6 बी के पास आता है तो बी जीत जाएगा। तो ये हमारी गेम है, ठीक है। मान लो देखो, ये ए है, ये बी है। अब मान लो ए ने डाइस फेंका, डाइस पर 6 आ गया, ए यहीं पर जीत गया। मतलब ए जो है वो हमारा, यहाँ पे इसको लो डब्ल्यू लिख लो, यहाँ पर लूज लिख लो, मतलब यहाँ पर ए हमारा जीत गया, गेम यहीं पर ख़त्म है। अब ये भी हो सकता है कि ए ने थ्रो फेंका हो, कोई भी और नंबर आ गया, बी ने थ्रो फेंका हो, कोई भी और नंबर आ गया। अब तीसरी बार जब ए ने फेंका, ये तीसरी बार जब ए ने फेंका तो 6 आ गया, मतलब वो जीत गया। ये भी हो सकता है इसने फेंका नहीं आया, इसने फेंका नहीं आया, इसने फेंका नहीं आया, इसने फेंका नहीं आया, इसने फेंका अब आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट बार में हो रहा है, ये थर्ड बार में हो रहा है, ये फिफ्थ बार में हो रहा है। एक और करके देखते हैं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पर जीत गया। मतलब 1 3 4 कि इस इन थ्रोज पर ए जो है वो हमेशा जीत रहा है, और ये जो सिलसिला है ये ऐसे चलता जाएगा। देखो, ये सब कुछ मैं आपको पहले क्वेश्चन को इमेजिनेशन मतलब कि करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। समझ गए आप? इसकी बारी, इसकी बारी, इसकी, ऐसे करते जाएंगे हम। उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नया क्वेश्चन है बिल्कुल, तो थोड़ी सी जो आपको, आई होप पहले क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी फॉर्मेलिटी की, एस का मतलब है कि डाइस पर 6 आए हैं, एफ का मतलब है डाइस पर 6 से अलावा कोई नंबर आया, ठीक है। आपको पता 6 नंबर ही होते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना आएगा? एस का मतलब क्या है? 6 ऑन डाई, और डाइस पर 6 जो है वो एक बार आता है, टोटल नंबर होते हैं 6। सेम वे से अब ऐसा करो, एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो अदर देन 6 ऑन डाई। अदर देन 6 ऑन डाई मतलब डाइस पर जो है वो 6 के अलावा नंबर, ऐसे कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5। ऐसे कितने नंबर हैं? 5। टोटल कितने हैं? 6। तो ये पहले आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब इसके बाद अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल विन द गेम। हम पहले ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ए जीतेगा तो मैंने जैसा कि आपको समझाया था, वो पहली थ्रो पर जीत सकता है, थर्ड पर जीत सकता है, 5 पर जीत सकता है, 7th पर जीत सकता है। तो आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ मैंने कहा ए विल विन गेम इन फर्स्ट थर्ड, जो मैंने आपको यहाँ पर रफ में समझाया था। ए पहले में जीत गया। अगर ए पहले में नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, ए फिर जीत के थर्ड में जीता है। 1 2 3 4 5वें में फिर से, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ प्रोबेबिलिटी ए विंस इन फर्स्ट थ्रो। वो फर्स्ट थ्रो में ही
जो है वो जीत जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब उसको 6 आ जाता है, मतलब 1/6। ठीक है, अब आपको पता है ए विंस, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ए विंस इन थर्ड थ्रो। मान लो हम थर्ड थ्रो तक पहुंचते हैं, तो थर्ड थ्रो तक पहुंचेंगे कैसे, हम वो ऐसे पहुंचेंगे, पहले में नहीं ए की बारी आई, दूसरे में बी की बार मगर नहीं आया, तीसरे में ए का आ गया। वो तीसरी टर्न किसकी है, ए की, क्योंकि ए ने गेम स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एफ इंटू एफ इंटू एस। अब ये मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। याद करो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कंसेप्ट याद नहीं रखोगे फिर आप क्वेश्चन को क्रैम करोगे। तो अगर इंडिपेंडेंट, देखो ये जो मतलब कि इवेंट्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब ई के होने के बाद एफ हो रहा है, तो मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बट ये इंडिपेंडेंट, ये मुझे कैसे पता कि इंडिपेंडेंट है, देखो डाइस पर अगला नंबर कोई, जैसे मैंने थ्रो किया, अब आप थ्रो कर रहे हो, अब उसके बाद मैं कर रहा हूँ, इसका किसी बात पर कोई लेना देना नहीं है। डाइस पर कोई भी नंबर किसी भी तरह से आ सकता है। इसका पहले डाइस पर, आपके डाइस पर कितना नंबर आया, मेरे डाइस पर कितना नंबर आएगा, कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए ये इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। इसलिए इसको मैं आपको बताया, ई एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिख पाया, बोथ एट एस एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख पाया तो दैट मीन्स ये कितना बना, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। अब ये भी हो सकता है कि जो ए है वेंस इन फिफ्थ थ्रो। ठीक है, तो फिर से करने की कोशिश करते हैं। देखो ए की बारी नहीं आया, बी की बारी नहीं आया, ए की बारी नहीं आया, बी की बारी नहीं आया, ए जीत गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू एस। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये 5/6 चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा आएगा इंटू 1/6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। अब ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपको 7th रो को निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको वैसे लिख के दिखा दिया कि ये ऐसा हो, ए की बारी बी, ए बी और ए जीत गया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए विंस, तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब ये हो सकता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखो आपको पता है कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट थ्रो में, थर्ड में, फिफ्थ में, सेवन्थ में एंड सो सभी को ऐड कर दिया, जिसको मतलब सभी प्रोबेबिलिटीज को हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, फर्स्ट में ही जीत गया तो उसका आंसर था 1/6 प्लस थर्ड थ्रो में जब जीता था तो 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, फिफ्थ में जब जीता था 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, यहाँ पर 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। अब देखो ये बहुत बड़ी सीरीज है, अब इसका सम कैसे पता करेंगे। अब इसका सम पता करने के लिए थोड़ा समय पीछे जाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 5/6 के स्क्वायर को 1/6 मतलब इस टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 5/6 का होल स्क्वायर। सेम वे से अगर थर्ड टर्म कितनी है, 5/6 की पावर 4 1/6, सेकेंड टर्म से डिवाइड करूं, ये कट गया, यहाँ पर सेम 5/6 का स्क्वायर बच गया। तो ऐसे ये सिलसिला चलता जाएगा। तो मतलब ये एक जीपी है। आपको पता है हमने एपी भी पढ़ा था 10th में, और 11th में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एपी और जीपी दोनों पढ़ा। तो ये एक जीपी है। इट इज़ एन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, वेयर आर जो है यहाँ पर कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर विच इज़ लेस देन 1। और अगर इनफाइनाइट जीपी में आर जो है 1 से कम है तो देयर फोर इसका सम कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, वेयर ए जो है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये होता है इनफाइनाइट जीपी, मतलब ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ए कितना है यहाँ पर 1/6, 1 माइनस आर, आर कितना है 5/6 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, 1/6, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 36, इसको सॉल्व करते हैं तो 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 36 कितना आ गया 1/6 डिवाइड बाई 11/36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया, तो इसको आप कट करोगे तो आपके पास आएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस कितना आ गया 6/11। अब हमें जो है ऐसा नहीं है कि बी के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। बी के लिए सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी पूछा है, दोनों की पूछा है। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। आपको पता है इससे क्या होता है कि जितने में मतलब कि ए जीता उसको माइनस कर दिया तो बाकी जो बच जाएगा हमारे पास वो क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। तो 1 माइनस 6/11 तो कितना आया 11 माइनस 6/11 मतलब 5/11। तो हमारी बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/11। देखो क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्वेश्चन को पता क्या होता है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें ना कहानी जो है वो समझ में नहीं आती। अगर वो कहानी समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कहानी समझने के लिए पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, जो होता है ना बेस, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहाँ पर लगती है, क्या होती है, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मुझे कहानी समझ आई कि दो बच्चे गेम खेल रहे हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी है, जिसको 6 आ गया वो जीत गया। कंडीशन यहाँ पर ये है कि जीतेगा कौन, मतलब जिसको 6 आ गया, ठीक है, और ए स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से ए जीत सकता है पहली बारी में ही, 1 2 3 तीसरी में जीत सकता है, 1 2 3 4 5 में जीत सकता है। तो इस तरह से मैंने ए का मतलब एक पैटर्न सा बना लिया। तो सभी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, बस क्योंकि ये प्रोसेस चलता जाएगा, इसको मैं ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकता। मैंने लिख के देखा तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, जहाँ पर क्या होता है, इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, तो डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो हमेशा सेम आ रही है जो 1 से कम है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जो है वो लग सकता है। ए क्या फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो मैंने लगा दिया, ए की जैसी प्रोबेबिलिटी आई तो बी को मतलब 1 माइनस करके मैंने बी की निकाली। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।